नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज हम आपको सबसे पहले उस फिजियो द रेपिस्ट से मिलवाएंगे जो तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन की मालिश कर रहा था। जेल में चल रही सत्येंद्र जैन की इस ऐश का वीडियो लीक होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सत्येंद्र जैन बीमार हैं और वो मालिश नहीं बल्कि फिजियोथेरेपी करवा रहे थे। लेकिन अब पता चला है कि मंत्री जी की मालिश करने वाला व्यक्ति कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बल्कि एक रेपिस्ट है, जो एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने का आरोपी है और उसी जेल का कैदी है। इसके बाद हम ऑनलाइन शॉपिंग कंपनीज में फेक रिव्यूज का फैक्ट चेक करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे और कोई भी सामान खरीदने से पहले कस्टमर रिव्यूज आप जरूर पढ़ते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये ऑनलाइन कस्टमर रिव्यूज मिलावटी होते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां लोगों को पैसा देकर घटिया सामान पर अच्छे रिव्यूज खरीदती हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स की रेटिंग बढ़ा सके। नकली रिव्यूज का ये धंधा अब एक बहुत बड़ा उद्योग बन चुका है। और आखिर में मार्शल आर्ट्स के मशहूर फाइटर ब्रूस ली की मौत का रहस्य आपको बताएंगे। एक नई स्टडी में यह पता चला है कि आज से 49 साल पहले ब्रूस ली की मौत ज्यादा पानी पीने की वजह से हुई थी। तब से लेकर आज तक पूरी दुनिया के लोग ये जानना चाहते थे कि सिर्फ 32 साल की उम्र में ब्रूस ली की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में आखिर हुई कैसे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें। गुजरात में चुनावी पारा लगातार गरमा रहा है। बीजेपी के दिग्गज प्रचार में ताकत झोंक रहे हैं। पाटन में जेपी नड्डा ने चुनावी रैली को संबोधित किया तो बनासकांठा में गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के लिए लोगों से वोट मांगे। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी चुनावी रैलियों को संबोधित किया। उधर पत्नी रिवावा के लिए वोट मांगने के लिए क्रिकेटर रविंद्र जडेजा भी मैदान में उतरे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी गुजरात में पूरा जोर लगा रखा है। कल पीएम मोदी फिर से गुजरात में चुनाव प्रचार करेंगे। कल मेहसाना, दाहोद और भावनगर में प्रधानमंत्री की 3 रैलियां होंगी। पश्चिम बंगाल में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ अनूठा प्रदर्शन किया। कोलकाता में बीजेपी के नेता और विधायक शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में मच्छरदानी के साथ राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। दरअसल बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में डेंगू पर चर्चा कराने की मांग की, जिसे विधानसभा स्पीकर ने स्वीकार नहीं किया। इसके बाद बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया और विधानसभा परिसर में प्रदर्शन शुरू कर दिया। फिर बीजेपी के नेताओं ने विधानसभा के आसपास के इलाकों में लोगों के बीच मच्छरदानी भी बांटी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के बाद आदित्य ठाकरे तेजस्वी से मुलाकात के लिए बिहार जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे के बेटे और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बिहार के डिप्टी सीएम से मुलाकात के लिए कल पटना पहुंचेंगे। आदित्य ठाकरे के साथ उनकी पार्टी के 2 सांसद अनिल देसाई और प्रियंका चतुर्वेदी भी साथ होंगे। उद्धव गुट वाली शिवसेना ने आदित्य ठाकरे और तेजस्वी की प्रस्तावित मुलाकात को औपचारिक मुलाकात बताया है। गौरतलब है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के महाराष्ट्र पहुंचने के बाद उसमें आदित्य ठाकरे भी शामिल हुए थे और राहुल गांधी के साथ पदयात्रा भी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेला के तहत 71,000 युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र बांटे। गुजरात और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर देश भर के 45 शहरों में रोजगार मेला कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अलग अलग शहरों में अलग अलग केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार मिशन मोड में काम कर रही है और अगले साल तक 10 लाख युवाओं को नौकरी देना टारगेट है। इस बीच बिहार में बीजेपी ने नीतीश कुमार को 13 दिसंबर तक 10 लाख नौकरी मुहैया कराने का अल्टीमेटम दिया। केंद्र सरकार के रोजगार मेले पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने तंज किया और कहा कि अच्छी बात है कि भेदभाव, हिंसा, अमन चैन छीनने वाले लोग इस मुद्दे पर आ गए। सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके पर बड़ा बयान दिया है। उत्तरी कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारत सरकार जब आदेश देगी सेना पीओके पर कार्रवाई करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि पीओके के विषय पर संसद में प्रस्ताव पास हो चुका है। भारतीय सेना सरकार के हर आदेश के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि सरकार जब भी आदेश देगी सेना अपनी पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ेगी। गौरतलब है कि 3 नवंबर को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली में लोगों ने नारे लगाए थे कि पीओके भी अब भारत में चाहिए, जिस पर राजनाथ सिंह ने कहा था कि धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब का कल पॉलीग्राफी टेस्ट हो सकता है। पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद ही आफ्ताब का नार्को टेस्ट होगा। इस बीच ये खुलासा हुआ है कि आफ्ताब
लाश के टुकड़ों का हिसाब किताब रखता है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक आफताब के बाथरूम के टाइल्स में कुछ अहम सुराग मिले हैं। उधर कोर्ट ने आफताब की पुलिस रिमांड 4 दिनों के लिए बढ़ा दी है। आफताब की पेशी के दौरान पुलिस ने अदालत को बताया कि श्रद्धा के जबड़े और कुछ हड्डियां मिली हैं, जिनकी पुष्टि बाकी है। अदालत में आफताब ने कहा कि जो किया वो गुस्से में किया। श्रद्धा केस में सबूतों की तलाश के लिए पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। इस बीच कोर्ट ने आफताब को उसके परिवार वालों से मिलने की इजाजत दी है। फीफा आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम आपको सबसे पहले उस फिजियो द रेपिस्ट से मिलवाएंगे जो तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन की मालिश कर रहा था। इस व्यक्ति का नाम है रिंकू, जिसे दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2021 में गिरफ्तार किया था। और हैरानी की बात यह है कि इस पर अपनी ही 14 वर्ष की बेटी का रेप करने का आरोप है। यानी आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस व्यक्ति को फिजियोथेरेपिस्ट बता रहे थे, वो असल में एक रेपिस्ट निकला। इस व्यक्ति को दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था और यह एक ऐसा कड़ा कानून है जो नाबालिग बच्चियों का यौन उत्पीड़न और उनका रेप करने वाले आरोपियों पर ही लगता है। और हमें यह भी पता चला है कि सत्येंद्र जैन को इस व्यक्ति के अपराध के बारे में पूरी जानकारी थी। यानी सत्येंद्र जैन ये जानते थे कि यह व्यक्ति एक बलात्कारी है और इसने एक नाबालिग लड़की का बलात्कार किया है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने सेल में ज्यादातर समय इसी कैदी के साथ रहते थे और इस दौरान ये कैदी उन्हें मसाज देने के साथ साथ उनके दूसरे कामकाज भी किया करता था। सत्येंद्र जैन की इस ऐश का वीडियो लीक होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सत्येंद्र जैन बीमार हैं और वो इन वीडियोस में मालिश नहीं करवा रहे बल्कि वो तो फिजियोथेरेपी करा रहे हैं। इसलिए आज हम यहां अरविंद केजरीवाल से सवाल जरूर पूछना चाहेंगे कि आखिर उनकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने सत्येंद्र जैन का बचाव करने के लिए एक रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बना दिया और मसाज को फिजियोथेरेपी बना दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, वो वीडियो में वो कह रहे हैं कि वो कोई मसाज करा रहा है, वीआईपी ट्रीटमेंट है, वो फिजियोथेरेपी कर रहा है, डॉक्टर ने उनको रिकमेंड किया था। मैं ये कहना चाहता हूँ, वो वीडियो में वो कह रहे हैं कि वो कोई मसाज करा रहा है, वीआईपी ट्रीटमेंट है, वो फिजियोथेरेपी कर रहा है, डॉक्टर ने उनको रिकमेंड किया था। तो आपने देखा होगा जब भी ऐसे आरोप लगते हैं तो अरविंद केजरीवाल बिल्कुल भोले भाले बन जाते हैं। इतने भोले कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। और इस भोलेपन में वो कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन तो बीमार थे, डॉक्टर्स ने उन्हें कहा था कि आप फिजियोथेरेपी कराइए और वो जेल में अपनी फिजियोथेरेपी करा रहे थे। इसमें गलत क्या बात है? लेकिन अब सच्चाई सामने आ गई है। एक कैदी जो कि बलात्कार के आरोप में वहां जेल में बंद है, वो फिजियोथेरेपिस्ट कैसे हो सकता है? और क्या यह कैदी फिजियोथेरेपी कर रहा है? आप खुद इस वीडियो में देख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल के इस बयान को सुनकर किसी भी व्यक्ति को ऐसा लग सकता है कि सत्येंद्र जैन शायद बड़े बीमार होंगे और वाकई उन्हें तिहाड़ जेल में फिजियोथेरेपी ही दी जा रही होगी, जैसा कि इस वीडियो में दिख रहा है। सच्चाई यह है कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया उससे ऐसा लगता है कि उन्होंने सत्येंद्र जैन का बचाव करने के लिए बिना किसी जानकारी के लोगों से साफ साफ झूठ बोला है। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जेल में बंद जब कोई कैदी फिजियोथेरेपी का सेशन लेता है तो इस दौरान उसे एक लंबी कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होता है। सत्येंद्र जैन थाईलैंड में नहीं बैठे, सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में एक कैदी हैं और अगर उन्हें फिजियोथेरेपी लेनी है तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया होती है, उसके लिए अदालत से इजाजत लेनी होती है। तो क्या उन्होंने अदालत से इजाजत ली थी? तो जो प्रक्रिया है वो देखिए। पहली बात, उस कैदी को कोर्ट को इसकी जानकारी देनी होती है और जेल प्रशासन से भी इसकी मंजूरी लेना अनिवार्य होता है कि उन्हें किसी खास तरीके के इलाज की जरूरत है या उन्हें फिजियोथेरेपी चाहिए। तो जब कोर्ट इजाजत देता है कि इस कैदी को फिजियोथेरेपी दी जाए, जब जेल का प्रशासन इजाजत देता है तब वो फिजियोथेरेपी दी जाती है। दूसरी बात, नियमों के तहत कभी किसी भी कैदी को उसके सेल में फिजियोथेरेपी नहीं दी जाती। तीसरी बात, अगर फिजियोथेरेपी दी भी जानी है तो जेल में ही अलग से एक दूसरे कमरे में इसकी व्यवस्था होती है। और सबसे अहम बात यह कि फिजियोथेरेपी का सेशन
किसी फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा ही किया जाता है, यानी कोई ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट ही फिजियोथेरेपी देता है, ना कि कोई रेपिस्ट। यहां तो एक रेपिस्ट आपको दिख रहा है और रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बना दिया गया है और मसाज को कहा जा रहा है, मालिश को कहा जा रहा है कि यह फिजियोथेरेपी हो रही है। इसके अलावा इस मामले में यह दावा भी किया गया था कि सत्येंद्र जैन की रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है, लेकिन हमारा सवाल है कि जब चोट रीढ़ की हड्डी में लगी है और डॉक्टर्स ने इस रीढ़ की हड्डी में चोट की वजह से फिजियोथेरेपी बताई है, तो सत्येंद्र जैन इस वीडियो में अपने सिर की मालिश क्यों करवा रहे हैं? अभी हमने आपको अब ये वीडियो दिखाएंगे, आपने देखा भी होगा, वो ऐसे कई वीडियोज हैं जिसमें वो अपने सिर की मालिश करवा रहे हैं। इस मामले में सत्येंद्र जैन का बचाव करने के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अरविंद केजरीवाल की आलोचना की है और कहा है कि केजरीवाल दिल्ली को लंदन जैसा बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने दिल्ली को लंदन की बजाय थाईलैंड का एक स्पा बना दिया है। वो कह रहे ये मेडिकल थेरेपिस्ट है, तो ये आप अपने चेक करवा लो, खुद ही स्टेटमेंट दे दो कि इसकी मेडिकल थेरेपी डिग्री कहां से और उसमें कौन से सेक्शन में वो चार्ज है। आई थिंक आम आदमी पार्टी को दे शुड डू सम सीरियस इंट्रोस्पेक्शन। उनको देखना चाहिए वो कर क्या रहे हैं, क्या रहे हैं, उनके लोग क्या कर रहे हैं। इनका सारे काम ऐसे ही है, जहां करते हैं शराब के ठेके में, उस एक्साइज पॉलिसी में क्या घोटाला हुआ, क्या हुआ। अभी मेडिकल वो जो क्या कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक्स चला रहे थे, वहां पे इन्होंने क्या किया, कह रहे दुनिया के बेस्ट स्कूल्स चला रहे हैं, वहां पे हालत देखिए जाके आप। और मैं समझता हूं कि ये जो सत्येंद्र जैन या बाकी इनके जो लीडरशिप है विच इज इन द न्यूज, आई थिंक इट विल कम टू हॉन्ट देम। यहां आपको कहा गया, दिल्ली के मीडिया को कहा गया, मनीष सिसोदिया जी द्वारा या अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, कि साहब सत्येंद्र जैन बीमार है, इसलिए ये उसकी फिजियोथेरेपी हो रही है। आज पता चल रहा है कि सत्येंद्र जैन बीमार नहीं है, पूरी की पूरी पार्टी बीमार है, नेतृत्व बीमार है। सड़ी हुई पार्टी, बीमार पार्टी, उदाहरण आपके सामने है। विडंबना यह है कि अभी आप देखिए, तस्वीर आपको दोबारा से दिखाते हैं हम। ये तस्वीर देखिए और इसको थोड़ा और विस्तार से बड़ी स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे। इस तस्वीर को देखें आप और इसमें देखिए कि सिर की मालिश की जा रही है और आप समझ जाएंगे कि यह फिजियोथेरेपी तो कहीं से भी नहीं है। वो कहते हैं कि इनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है, इसलिए इनको फिजियोथेरेपी की आवश्यकता थी, लेकिन मालिश यहां पर हो रही है सिर की। अब दिलचस्प बात यह है कि इस मामले में सत्येंद्र जैन लोगों को इस मसाज का सच बताने की बजाय उल्टा अदालत से यह पूछ रहे हैं कि उनके ये सारे वीडियोस लीक कैसे हो गए। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई चोर लोगों से यह पूछे कि उसके अपराध के बारे में पुलिस को पता कैसे चला। इस मामले में आज ईडी ने भी अदालत में एक हलफनामा देकर यह बताया है कि इन वीडियोस को ईडी ने लीक नहीं किया है, बल्कि इसके पीछे या तो सत्येंद्र जैन के वकील हो सकते हैं या फिर तिहाड़ जेल का ही प्रशासन हो सकता है। हालांकि सत्येंद्र जैन लगातार ये कह रहे हैं कि ये वीडियोस ईडी ने लीक किए हैं और ऐसा करके ईडी ने कोर्ट के आदेश की अवमानना की है। बड़ी बात यह है कि देश की जनता ये नहीं जानना चाहती कि ये वीडियोस लीक कैसे हुए। देश की जनता ये जानना चाहती है कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन को ये सारी सुविधाएं मिल कैसे रही थी, किसके कहने पर मिल रही थी, किसके इशारे पर मिल रही थी। इसके अलावा सत्येंद्र जैन ने अपनी एक और याचिका में कहा है कि वो जेल में जैन धर्म की मान्यताओं का पालन करते हुए हर रोज मंदिर नहीं जा पाते और जब तक वो मंदिर नहीं जाते तब तक वो पका हुआ खाना भी नहीं खाते और इस दौरान वो सिर्फ फल और सैलेड ही खाते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये विशेष भोजन जो है और उनका जो विशेष सैलेड आता है उसे भी जेल प्रशासन ने बंद कर दिया है। इस पर कोर्ट ने भी तिहाड़ जेल से जवाब मांगा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सत्येंद्र जैन ने जब करोड़ों रुपए की हेराफेरी की तब उन्हें अपने धर्म की याद नहीं आई, तब उन्हें यह नहीं लगा कि वो बेईमानी कर रहे हैं। जब ये सब
मसाज करा रहे थे जेल में सारे नियमों को तोड़कर, तब उन्हें धर्म का पालन करने की याद नहीं आई। लेकिन अब जब वो जेल में हैं तो वो वहां उपवास भी करना चाहते हैं, जैन धर्म को फॉलो भी करना चाहते हैं और जैन धर्म के अनुसार विशेष भोजन भी उन्हें जेल में बैठे बैठे चाहिए। अब हम आपको यह बताएंगे कि जब एक देश का सेना प्रमुख बेईमानी की सारी सीमाएं लांघ देता है तो उस देश की हालत क्या होती है। एक नई रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जब से पाकिस्तान की सेना के प्रमुख बने हैं तब से उनके परिवार के लोगों की संपत्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई है और आज उनका परिवार 1270 करोड़ रुपए का मालिक है। 1270 करोड़ रुपया उनके परिवार के पास है। पाकिस्तान पर इस समय लगभग 63 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। यानी इस हिसाब से 22.5 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान में हर नागरिक पर औसतन 3 लाख रुपए का कर्ज है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चीन से और बाकी देशों से लगातार लोन मांग रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह रिपोर्ट कहती है कि पिछले कुछ वर्षों में जैसे जैसे पाकिस्तान का कर्ज बढ़ा है वैसे वैसे सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा की संपत्ति में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है। और यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई जब जनरल बाजवा को इसी महीने की 29 तारीख को पाकिस्तान के सेना प्रमुख के पद से रिटायर होना है। यानी रिटायर होने से पहले ही इतनी जबरदस्त बेइज्जती हो गई। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अब इस रिपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है और फैक्ट फोकस नाम की जिस खोजी वेबसाइट पर यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी उस पर भी वहां बैन लगा दिया गया है। इस रिपोर्ट में 4 बड़ी बातें बताई गई हैं। पहली बात, वर्ष 2016 में जब जनरल बाजवा को पाकिस्तान का आर्मी चीफ नियुक्त किया गया था उस समय उनके परिवार में किसी भी व्यक्ति के पास 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति नहीं थी। लेकिन बाद में अचानक से सभी सदस्यों के नाम पर करोड़ों रुपए की जमीनें, सैकड़ों करोड़ की जमीनें खरीदी गईं और उनके नाम पर विदेशों में अलग अलग कंपनियां भी बना दी गई। जनरल बाजवा की पत्नी जिनका नाम है आयशा अमजद, ये वर्ष 2015 में उनकी संपत्ति 0 यानी 0 थी। 2015 में उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी और खुद को वो एक हाउसवाइफ बताती थी जिसकी कोई आमदनी नहीं है। लेकिन बाद में जब 2016 में जनरल बाजवा पाकिस्तान के सेना प्रमुख बने तब उनके नाम पर कई संपत्तियां खरीदी गईं और आज उनकी पत्नी के नाम पर जो कंपनियां चल रही हैं और जो संपत्तियां पाकिस्तान और विदेशों में उनके पास हैं उनकी कुल कीमत 220 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसी तरह जनरल बाजवा के बेटे साद बाजवा की 2 नवंबर 2018 को महनूर साबिर से शादी हुई। महनूर लाहौर की रहने वाली हैं और बड़ी बात यह है कि शादी से सिर्फ 9 दिन पहले उनकी संपत्ति भी 0 थी। उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी, कोई निजी संपत्ति नहीं थी। लेकिन 9 दिन के बाद जब उनकी शादी जनरल बाजवा के बेटे से हुई तो उनके नाम पर 8 से ज्यादा प्लॉट्स और जमीनें ट्रांसफर कर दी गईं और आज उनके पास भी 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। इसके अलावा ब्रिटेन, अमेरिका और दूसरे देशों में जनरल बाजवा के परिवार के सदस्यों के नाम पर कई संपत्तियां हैं और यहां उनका परिवार अलग अलग कंपनियों के नाम से व्यापार कर रहा है और आज जनरल बाजवा के परिवार के पास कुल मिलाकर 1270 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्ति है। लेकिन अब आप ये भी देखिए कि भारत की सेना प्रमुख और पाकिस्तान के सेना प्रमुख में बुनियादी अंतर क्या है। तो यहां आप देखिए, क्या हमारे देश में यह संभव है? पाकिस्तान में आर्मी चीफ ने जैसी लूट मचा रखी है आप देखिए, तो दोनों देशों में बुनियादी अंतर क्या है? हमारे यहां तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसा। पहला बुनियादी अंतर तो यह है कि पाकिस्तान में सेना प्रमुख वहां की सरकार और प्रधानमंत्री से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है और इसी वजह से वहां सेना प्रमुख की कार्यशैली पर ना तो प्रधानमंत्री सवाल उठा सकता है ना सरकार सवाल उठा सकती है। और यही कारण है कि जनरल बाजवा ने जमकर पैसा कमाया। और आप ये सोचिए, जनरल बाजवा तो अभी एक आर्मी चीफ हैं, इससे पहले के जो आर्मी चीफ होंगे उन्होंने भी इतना ही पैसा कमाया होगा। और इसके अलावा उनकी आर्मी में सिर्फ सेना प्रमुख ही नहीं, बहुत सारे जनरल्स हैं, बहुत सारे बड़े बड़े अफसर हैं, वो सारे भी अगर 1,500 करोड़ नहीं तो 1000 करोड़, 500 करोड़, 700 करोड़ तो कमाते ही होंगे। यानी ये सब लोग भ्रष्टाचार करते हैं और रोकने वाला कोई नहीं, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि पाकिस्तान की जो असली मालिक है वो वहां की सरकार नहीं बल्कि वहां की सेना है। जनरल बाजवा ने भी
जब अपने परिवार के नाम पर हजारों करोड़ की संपत्ति खरीदी, तब इस दौरान पाकिस्तान में पहले नवाज शरीफ की सरकार थी, फिर उनके बाद इमरान खान प्रधानमंत्री बने और बाद में शहबाज शरीफ की सरकार इस समय पाकिस्तान में है। लेकिन इन तीनों ही सरकारों में उनकी संपत्ति में वृद्धि का यह सिलसिला चलता ही चला गया। तो सरकार किसी की भी आए, नवाज शरीफ की हो, शहबाज शरीफ की हो, इमरान खान की हो, कोई भी बाजवा को रोक नहीं पाया, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें सेना प्रमुख देश के चुने हुए प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को रिपोर्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात, भारत में सेना का दखल सरकार में किसी भी रूप में कहीं पर भी नहीं है। दूसरा बड़ा अंतर यह कि पाकिस्तान की सेना वहां एक बिजनेस ग्रुप, एक बहुत बड़ी कंपनी या समझ लीजिए एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह चलती है, जिसमें सेना द्वारा वहां पर तेल भी बेचा जाता है और सेना ही वहां की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी डीलर भी है। प्रॉपर्टी का काम भी सेना वहां पर करती है, यानी सेना वहां की एक बहुत बड़ी व्यवसायी बन चुकी है। वहां सेना बड़े पैमाने पर जमीन खरीद कर उनमें घरों का निर्माण करती है और ऊंची कीमतों पर उन्हें बेचा जाता है। वर्ष 2016 की एक रिपोर्ट में पता चला था कि पाकिस्तान की सेना के नाम पर वहां 50 से ज्यादा कंपनियां चल रही हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू 4.5 लाख करोड़ रुपए है। यह कीमत आपको हम पाकिस्तानी रुपए में बता रहे हैं। लेकिन भारत में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। भारत की सेना पाकिस्तान की सेना की तरह व्यापारी नहीं है, बल्कि हमारी सेना सिर्फ सीमा की सुरक्षा करती है और देश के लोगों की सेवा करती है। जहां जहां भी कोई विपदा आती है, हमारी सेना वहां पर पहुंचती है और हमारी सेना प्रोफेशनल है। जनरल बाजवा को लेकर इस रिपोर्ट के 3 बड़े असर अब पाकिस्तान की राजनीति में आपको दिखाई देंगे, क्योंकि बड़ा सवाल यह है कि इस रिपोर्ट के बाद होगा क्या। पहला, इससे पाकिस्तान की सेना की जो छवि है उसे और ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, धक्का पहुंचेगा। आपको याद होगा इसी महीने जब इमरान खान पर जानलेवा हमला हुआ था, तब वहां लोगों ने बड़े पैमाने पर अपनी ही सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए थे और लोगों में सेना के प्रति असंतोष साफ तौर पर दिखाई दिया था। इसका मतलब सेना की जो छवि है और बिगड़ेगी। इसके अलावा पाकिस्तान इस समय आर्थिक संकट से गुजर रहा है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसे में जो लोग महंगाई से परेशान हैं, आम लोग जो हैं, गरीब लोग हैं, जब वो ये देखेंगे कि उनके सेना प्रमुख ने और बड़े बड़े आर्मी अफसरों ने कैसे बेईमानी करके करोड़ों रुपए की संपत्ति बना ली, तो इससे पाकिस्तान की सेना की छवि को बहुत बड़ा धक्का लगेगा और वहां के लोग सेना के खिलाफ हो जाएंगे। अगला पॉइंट यह है कि इससे इमरान खान को भी 2 तरह के फायदे होंगे। पहला, सेना और सरकार के प्रति असंतुष्ट लोगों की संख्या अगर बढ़ती है तो ये लोग इमरान खान की तरफ जाएंगे और पाकिस्तान में अगले साल ही नेशनल असेंबली के चुनाव होने वाले हैं। इसलिए इमरान खान के लिए इससे अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता था। तो इस महीने इमरान खान को 2 बड़े फायदे हुए जिसका उन्हें फायदा मिला। एक, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ जिससे इमरान खान के प्रति पाकिस्तान में समर्थन बढ़ा है, सिंपैथी बढ़ी है। और दूसरा, इसी महीने बाजवा की यह रिपोर्ट आ गई। दूसरी बात, इमरान खान अब नए सेना प्रमुख की नियुक्ति के लिए शहबाज शरीफ की सरकार पर और दबाव बना सकते हैं और इस मुद्दे को लोगों के बीच लेकर जा सकते हैं। इमरान खान ने हाल ही में शहबाज शरीफ को एक चिट्ठी लिखकर यह कहा था कि नए सेना प्रमुख को चुनने की प्रक्रिया में उन्हें भी शामिल किया जाए, लेकिन शहबाज शरीफ ने तब उनकी इस अपील को ठुकरा दिया था। लेकिन अब इस घटनाक्रम के बाद इमरान खान फिर से यह मांग उठा सकते हैं और आज उन्होंने इस रिपोर्ट को लेकर जनरल बाजवा और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर कटाक्ष भी किया है। एक और पॉइंट यह भी है कि इस रिपोर्ट के बाद शहबाज शरीफ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। असल में पाकिस्तान में जब सेना पर दबाव बढ़ता है तो वहां की सेना सरकार पर अपना दबाव बढ़ा देती है, इसलिए शहबाज शरीफ के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सेना को लेकर ये जो रिपोर्ट आई है इसे दबा दिया जाए, ये रिपोर्ट बाहर ना आए। में कोई सरप्राइज होने की बात नहीं है। ये पाकिस्तान आर्मी के सीनियर ऑफिशियल्स बिजनेस में बहुत पहले से इन्वॉल्व हैं। आप देखिए जो उनके सीनियर ऑफिसर्स हैं, रिटायरमेंट के बाद कोई दुबई में रह रहा है, कोई लंदन में रह रहा है, मतलब हाउ कैन दे अफोर्ड ऑल दिस। जो वेबसाइट थी जिसने ये खबर दी है, वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया। तो ये तो शहबाज गवर्नमेंट ने किया है। और जो इमरान खान है वो अभी चुप है, क्योंकि उसको भी मालूम है कि अगर उसकी गवर्नमेंट बनती है और इलेक्शन होते हैं तो उसको भी आदमी के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा।
तो मेरे ख्याल में ये दोनों, इमरान खान और शहबाज शरीफ, ये मिलकर या चुप रहेंगे। आपने देखा होगा, अब आप अगर तुलना करेंगे हमारे देश के जो आर्मी अफसर हैं, हमारे देश के जो आर्मी चीफ हैं, अगर आपने देखा होगा जब वो रिटायर हो जाते हैं तो एक आम सी जिंदगी जीते हैं। वो आपको अक्सर ऐसे ही आप लोगों की तरह ही रहते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उन्होंने 2 नंबर का पैसा कभी बनाया नहीं, बेईमानी नहीं की, सिर्फ देशभक्ति की है। लेकिन पाकिस्तान के अगर आप पूर्व सेनाध्यक्षों को देखेंगे, उनके लाइफस्टाइल को देखेंगे, तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, उनके दुबई में मकान मिलेंगे आपको, बड़े बड़े फार्म हाउस मिलेंगे, उनके आपको लंदन में मकान मिलेंगे, प्रॉपर्टीज मिलेंगी, अमेरिका में प्रॉपर्टीज मिलेंगी, और वो सारे लोग करोड़पति नहीं बल्कि सैकड़ों करोड़ रुपए कमाकर तब सेना से बाहर निकलते हैं। ये फर्क है हमारे दोनों देश के लोकतंत्रों में। वहां तो लोकतंत्र खैर है ही नहीं, हमारे दोनों देशों का सिस्टम, हमारे दोनों देशों की जो सेनाएं हैं, उसके बीच सबसे बड़ा फर्क ये है। अब आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। आप अक्सर फेक न्यूज के बारे में काफी कुछ सुनते रहते होंगे, इनका फैक्ट चेक भी आपने कई बार किया होगा, लेकिन आज हम ऑनलाइन फेक रिव्यूज को लेकर आपके लिए बहुत बड़ा खुलासा करेंगे और आपको ये जो ऑनलाइन कस्टमर रिव्यूज की उन फैक्ट्रियों में लेकर चलेंगे जहां घटिया से घटिया प्रोडक्ट के लिए भी एक शानदार रिव्यू पैसा देकर आसानी से खरीदा जा सकता है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और शॉपिंग करने से पहले आप कस्टमर के रिव्यूज को पढ़ते हैं और फिर कस्टमर के रिव्यूज को पढ़ने के बाद अपना अंतिम फैसला लेते हैं, तो आज से आप अपनी ये आदत बदल देंगे, क्योंकि आज बहुत बड़ा खुलासा आज आपको देखने को मिलेगा। हमारे देश में हर साल 15 करोड़ लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जिसमें से आप भी हो सकते हैं, और इनमें से 70% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने से पहले उसके ऑनलाइन कस्टमर रिव्यू जरूर पढ़ते हैं कि बाकी के लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं। इसलिए यह खबर आज देश के हर परिवार से जुड़ी है। बड़ी बात यह है कि अब भारत सरकार ने भी इस मामले में कड़े कदम उठाने का फैसला किया है। भारत सरकार इस तरह के मिलावटी और फर्जी रिव्यूज पर रोक लगाने के लिए नए कानून और गाइडलाइंस जारी करने वाली है, जिसके तहत कई नए नियम अब लागू कर दिए जाएंगे इन ऑनलाइन शॉपिंग कंपनीज पर। अब ये आपको धोखा नहीं दे पाएंगी। जैसे किसी प्रोडक्ट और सर्विस के लिए जब कोई ऑनलाइन रिव्यू लिखा जाता है या उस प्रोडक्ट को किसी व्यक्ति द्वारा रेटिंग दी जाती है, तो उसकी प्रामाणिकता के लिए, यानी यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये वो रिव्यू है और रिव्यू सही है और रेटिंग सही है, इसके लिए कुछ मानक सरकार तय कर रही है। इनके तहत किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी, जिसे आप ई कॉमर्स कंपनी भी कहते हैं, उसमें एक व्यक्ति को रिव्यू एडमिनिस्ट्रेटर के पद पर नियुक्त किया जाएगा और इस व्यक्ति की यह जिम्मेदारी होगी कि वो अपनी कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स के कस्टमर रिव्यूज को फिल्टर करेगा और उनके कंटेंट से कोई छेड़छाड़ होगी या कोई गलत जानकारी अगर उसमें होगी तो उसकी पहचान करके उसमें सुधार करेगा। यह व्यवस्था 25 नवंबर से लागू होगी और बड़ी बात यह है कि शुरुआत में इन कंपनियों को सरकार से यह पूरी छूट मिलेगी कि वो इन गाइडलाइंस का अपनी मर्जी से पालन करें, यानी ये इन कंपनियों की स्वेच्छा पर निर्भर होगा। लेकिन अगर ये कंपनियां स्वेच्छा से पालन नहीं करती तो सरकार इन गाइडलाइंस को इन सभी कंपनियों के लिए अनिवार्य भी कर सकती है, जो कि हमें ऐसा लगता है अभी कि अनिवार्य ही करना पड़ेगा। स्वेच्छा से ये कंपनी आपको सच बताने वाली नहीं है। नोट करने वाली बात यह है कि इन नियमों के दायरों में ई कॉमर्स कंपनियों के साथ साथ फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी होंगे, जहां पर ऑनलाइन फेक रिव्यूज की बहुत सारी दुकानें खुली हुई है। हमारे देश में एक कहावत कही जाती है कि आंखों देखा हमेशा सच नहीं होता, लेकिन इस डिजिटल युग में आप यह भी कह सकते हैं कि आपको शायद यह कहने की आदत डालनी होगी कि इंटरनेट पर लिखा सब कुछ सच नहीं होता, और अगर वो किसी प्रोडक्ट का रिव्यू हो तो उसमें मिलावट की गारंटी तो 100% है। एक सर्वे के मुताबिक भारत में ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले हर 10 में से 6 लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन रिव्यूज जरूर पढ़ते हैं और इस दौरान इन रिव्यूज को पढ़ने के बाद ही उस प्रोडक्ट को खरीदने का फैसला करते हैं। अब सोचिए, आज अगर आप किसी कंपनी का कोई टीवी खरीदना चाहते हैं और आप उसकी वेबसाइट पर जाकर उस टीवी के बारे में लिखे गए कस्टमर रिव्यूज को पढ़ते हैं और उनमें लिखा होता है कि इतनी कीमत में इससे अच्छा टीवी कोई और मिल नहीं सकता बाजार में, और उस प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा रेटिंग मिली हुई है, तो आप क्या करेंगे?
आप इन रिव्यूज और रेटिंग को देखकर उस टीवी को शायद ऑनलाइन खरीद लेंगे, ये सोचकर कि बाकी के जो कस्टमर्स हैं वो बड़े खुश हैं। लेकिन कुछ महीनों के बाद जब उस टीवी में कोई खराबी आएगी तो पता चलेगा कि असल में ऑनलाइन शॉपिंग करते समय आपने जो रिव्यूज पढ़े थे वो सब फर्जी रिव्यूज थे और आपके साथ धोखाधड़ी हुई है। कड़वा सच यह है कि आज ज्यादातर ऑनलाइन कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए फेक रिव्यूज का ही सहारा ले रही हैं और इसके लिए दो तरीके अपनाए जाते हैं। अब आप ध्यान से सुनिएगा। पहला तरीका है लोगों से अपने प्रोडक्ट्स के अच्छे रिव्यूज हासिल करना। इसके लिए सबसे पहले अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर इन प्रोडक्ट्स से जुड़े ग्रुप्स और पेजेस बनाए जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए जाते हैं, टेलीग्राम पर ग्रुप्स बनाए जाते हैं और लोगों को इन प्रोडक्ट्स के पक्ष में रिव्यूज लिखने के लिए पैसा दिया जाता है। उदाहरण के लिए अगर कोई प्रोडक्ट 500 रुपए का है और अगर आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उस प्रोडक्ट के लिए एक शानदार रिव्यू लिखने के लिए तैयार हो जाते हैं तो इसके बदले में आपको 200 रुपए तक मिल सकते हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति ने दिन भर में 5 नकली फेक रिव्यूज लिखे तो उसकी एक दिन की आमदनी हो गई 1000 रुपए और हर महीने की कमाई हो गई 30,000 रुपए ये नकली रिव्यूज लिखने की। आप अक्सर ऐसे विज्ञापन पढ़ते रहते होंगे, सुनते रहते होंगे जिनमें लोगों को घर बैठे 25 से 30,000 रुपए कमाने का ऑफर दिया जाता है। ये सभी काम इस तरह के होते हैं जिसमें लोगों से घर बैठे फेक रिव्यूज लिखवाए जाते हैं। उन्हें बता दिया जाता है कि ये प्रोडक्ट है और ये वेबसाइट का एड्रेस है, आपको यहां जाकर एक फेक रिव्यू लिखना है और कहना है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और इसके बदले में आपको पैसा मिलेगा। दूसरा तरीका है असली रिव्यूज को पूरी तरह से समाप्त कर देना। अगर असली रिव्यूज आ रहे हैं और वो नेगेटिव हैं तो उन्हें समाप्त करना। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट खरीदा और वो उससे खुश नहीं है तो वो व्यक्ति बड़ी ईमानदारी से, सच्चाई के साथ वेबसाइट पर सब कुछ सच सच लिख देता है और ये रिव्यू सच और कड़वा होगा। उस कंपनी के लिए नेगेटिव होगा, कंपनी का नुकसान होगा, उस प्रोडक्ट के लिए नुकसान होगा। इसलिए ऑनलाइन कंपनियां ऐसे एजेंट्स को रखते हैं जो दिन भर असली और खराब रिव्यूज लिखने वाले कस्टमर्स को फोन करते हैं और उन्हें कहते हैं कि अगर वो अपना नेगेटिव रिव्यू हटा लेते हैं तो उन्हें कैश बैक दिया जाएगा, यानी पैसा दिया जाएगा और उनके प्रोडक्ट को कंपनी मुफ्त में बदल कर भी देगी। हालांकि ऑनलाइन फेक रिव्यूज की ये दुकानें सिर्फ भारत में नहीं है, पूरी दुनिया में इनका नेटवर्क फैला हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में सालाना 12,40,000 करोड़ रुपए की ऑनलाइन खरीदारी होती है, जिसमें लोग फेक रिव्यूज और रेटिंग से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसके अलावा एक स्टडी ये भी कहती है अगर किसी रेस्टोरेंट को किसी महीने में ऑनलाइन 1 पॉइंट की भी एक्स्ट्रा रेटिंग मिल जाती है तो इससे उस रेस्टोरेंट की आमदनी में हर महीने लगभग 5 से 9% की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर लोग जब बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं तो वो रेस्टोरेंट्स की रेटिंग देखते हैं, कितनी रेटिंग है इसकी, और अगर रेटिंग ज्यादा होती है, खाने की रेटिंग अच्छी होती है तो वो वहां जाने का फैसला करते हैं। यानी फर्जी रेटिंग्स की मदद से रेस्टोरेंट्स का रेवेन्यू आसमान छूने लगता है, क्योंकि जब लोग इंटरनेट पर ये पढ़ते हैं कि फलानी जगह का खाना बहुत अच्छा है और वहां ग्राहकों को अच्छी सुविधा मिलती है, सर्विस अच्छी है, तो लोग ऑनलाइन भी वहां से फूड ऑर्डर करते हैं और वहां खाने के लिए भी जाते हैं। बड़ी बात यह है कि अमेरिका के लोग फेक रिव्यूज को फेक न्यूज से भी ज्यादा बड़ी समस्या मानते हैं। वहां एक सर्वे में 67% लोगों ने कहा कि ऑनलाइन फेक रिव्यूज उनके साथ किया गया एक ऐसा धोखा है जिसके लिए कभी किसी को सजा नहीं मिलती, लेकिन सजा मिलनी चाहिए। कुछ देशों में इसके खिलाफ सख्त कानून बन चुके हैं। जैसे 2018 में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने ऑनलाइन फेक रिव्यूज के जरिए लोगों से धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया। इसी तरह स्पेन में भी लोगों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए एक कानून है कि वहां सभी ई कॉमर्स कंपनियों को यह बताना होगा कि उनके किस प्रोडक्ट का कौन सा रिव्यू पेड है और कौन सा रिव्यू असली है। और फ्रांस में भी इसे लेकर सख्त गाइडलाइंस हैं। वहां तो 2013 में ही एक सरकारी संस्था ने पेड और फेक रिव्यूज को ग्राहकों के साथ एक बहुत बड़ी लूट बताया था। फेक रिव्यूज को लेकर BIS ने नए स्टैंडर्ड्स बनाए हैं IS 19,000-2022 से। उसमें ये व्यवस्था प्रिस्क्राइब की गई है कि जो ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं वो अपने रिव्यूज़ को एडमिनिस्टर करने के लिए क्या प्रक्रिया होनी चाहिए और वो वेबसाइट्स उसमें क्या सिस्टम्स बनाएंगी ताकि फेक रिव्यूज़ को, इस जो बीमारी है फेक रिव्यूज़ की, इसको एड्रेस किया जा सके। जो रिव्यू एडमिनिस्ट्रेटर होगा वेबसाइट का,
उसके पास ये व्यवस्था होगी कि फ्रॉडुलेंट रिव्यूज़, जो फेक रिव्यूज़, रॉन्ग रिव्यूज़, उसको कैसे फिल्टर किया जाए, उस कंटेंट को कैसे मॉडरेट किया जाए बिफोर पब्लिशिंग। स्टार्टिंग के 10-20 रिव्यूज़ तो फेक ही होते हैं, उसके बाद से सही शुरू होते हैं। वो तो हर किसी को पता, कॉमन ही है हर जगह। नहीं तो यूट्यूब वगैरह पे भी देख के अगर रिव्यूज़ पता चल जाते हैं तभी परचेज करना चाहिए। हाँ, बहुत बारी होता ही है कि रिव्यू में लिखा होता है काफ़ी अच्छा और वो उतना अच्छा होता नहीं, ना क्वालिटी वगैरह कुछ अच्छी होती नहीं जितना रिव्यूज़ में लिखा होता है आजकल। कभी तो हेल्प मिल जाती है तो सही लग जाता है, जैसे कि प्राइस के हिसाब से उसकी क्वालिटी सही है कि नहीं कपड़ों में। और जब कभी कुछ चीजें ऑर्डर करते हैं तो उसमें फीडबैक गलत भी होता है, तो उससे थोड़ा सा मिसगाइड भी हो जाता है। तो बैन करिए, उनके ऊपर कुछ एक्शन लिया जाए कि भाई वो अपने खुद के प्रमोशन करने के लिए कर रहे हैं ये सब। फेक रिव्यूज की समस्या कितनी खतरनाक है, इसे आप वर्ष 2017 की एक बड़ी दिलचस्प घटना से समझ सकते हैं। उस समय लंदन के एक फूड ब्लॉगर और लेखक ने फेक रिव्यूज के इस पूरे खेल को, इस नेक्सस को एक्सपोज करने के लिए एक बड़ा नया और नायाब तरीका निकाला। इसके लिए उन्होंने दुनिया की जानी मानी वेबसाइट्स पर एक ऐसे रेस्टोरेंट को लिस्ट करवा दिया जो रेस्टोरेंट कहीं था ही नहीं। यानी ये सिर्फ एक वेबसाइट पर एग्जिस्ट करता था, ये रेस्टोरेंट कहीं नहीं था। इसके बाद इस व्यक्ति ने इस रेस्टोरेंट के साथ एक तस्वीर लगाई और उस पर यह लिखा, बाय अपॉइंटमेंट ओनली, यानी आप सिर्फ रिजर्वेशन करवाने के बाद ही, यानी अपॉइंटमेंट लेकर ही उस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आ सकते हैं। इसके बाद उस व्यक्ति ने अपने दोस्तों और जानने वालों से इस रेस्टोरेंट को अच्छे रिव्यूज देने के लिए कहा और आप हैरान रह जाएंगे जानकर कि कुछ ही दिनों के अंदर उस वेबसाइट पर इस रेस्टोरेंट की रेटिंग बढ़ने लगी और लोग इस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए और वहां टेबल बुक करने के लिए फोन करने लगे। लेकिन इस दौरान यह व्यक्ति ग्राहकों को फोन पर खुद आकर बताता था कि रेस्टोरेंट पहले से ही 1 महीने तक के लिए बुक है। यानी अगर कोई भी ग्राहक फोन कर रहा है तो यह व्यक्ति कहता था कि सारी टेबल बुक्ड हैं और हमारे पास अगले 4 हफ्तों तक की टेबल्स बुक्ड हैं, आप 4 हफ्ते के बाद फोन कीजिए। लेकिन इसके बावजूद इस रेस्टोरेंट की रेटिंग बढ़ती चली गई और कुछ महीनों के अंदर ही यह रेस्टोरेंट इंटरनेट की सबसे ज्यादा भरोसा की जाने वाली वेबसाइट में से एक ट्रिप एडवाइजर पर नंबर 1 पर आ गया। यानी इसकी जो रैंक थी वो नंबर 1 हो गई ट्रिप एडवाइजर पर। यानी जो रेस्टोरेंट कहीं है ही नहीं, जो चलता ही नहीं है, उसका नाम, जगह, एड्रेस सब कुछ नकली है, वो फेक रिव्यूज के दम पर नंबर 1 पर आ गया। जिस व्यक्ति ने फेक रिव्यूज के इस खेल को एक्सपोज किया, उसने इसके लिए शेविंग क्रीम और कुछ अन्य चीजों को मिलाकर एक डिश बनाई जो कि नकली डिश थी और उसकी एक फोटो खींची जिसे लोग फेक रिव्यूज में शानदार बता रहे थे। ये जो तस्वीर है असल में ये कोई डिश नहीं है, बल्कि इस व्यक्ति ने शेविंग फोम और घर के दूसरे सामान से एक तस्वीर बनाई उससे इस नकली डिश को बनाकर, और ये क्योंकि ये डिश है ही नहीं तो कोई खाएगा कैसे, और इसी डिश को लोगों ने फेक रिव्यूज के जरिए नंबर 1 पर पहुंचा दिया और ये कहते हुए कि ये डिश बहुत शानदार है। तो फेक रिव्यूज का जो उद्योग है ऐसे चलता है। इसीलिए आज हमने बहुत सारे लोगों से बात की। अब इन ऑनलाइन शॉपिंग कंपनीज ने क्या किया है, आप ध्यान से सुनिए। इन्होंने बहुत सारे बड़े स्तर पर लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल कर लिया है। अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं, टेलीग्राम पर ग्रुप्स बनाए हुए हैं। ये अपने विज्ञापन में कहते हैं कि अगर आपको घर बैठे पैसा कमाना है तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। आपके पास सिर्फ एक से ज्यादा सिम कार्ड होने चाहिए और हम आपको बताएंगे कैसे पैसे कमाना है। फिर लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं और फिर इन्हें हर रोज काम दिया जाता है। इनके पास प्रोडक्ट भेजे जाते हैं और कहा जाता है कि इस प्रोडक्ट को क्लिक कीजिए यहां पर और इसमें अपने रेटिंग्स दीजिए और 5 स्टार रेटिंग इस प्रोडक्ट को आप देते रहिए। और इस तरह हमारे देश में हजारों नहीं लाखों लोग घर बैठकर नकली रिव्यूज देकर पैसा कमा रहे हैं। और क्योंकि ये बहुत पैसा आसानी से आ जाता है तो ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। एक व्यक्ति जब पैसा कमाने लगता है तो वो अपने 4 और दोस्तों को बताता है और जो लोग ये उद्योग चला रहे हैं वो भी उनसे ये कहते हैं कि आप और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए जो झूठ बोल सके, जो नकली रिव्यूज लगा सके। और फिर उनसे ये कहा जाता है कि या तो आप पैसा ले लीजिए या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने 1000 रुपए की पहले कोई चीज है जो एक ई शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है
तो पहले आप 1000 रुपए की उस चीज को खरीद लीजिए अपना पैसा लगाकर, और फिर आपको उसमें से 700 रुपए वापस मिल जाएंगे, यानी 1000 रुपए की चीज आपको 300 रुपए में मिल जाएगी। और ऐसे बड़ी संख्या में लोग हैं जो अपने घर का सारा सामान ऐसे ही खरीद रहे हैं। 1000 रुपया पहले लगाया, उसके बाद उसकी 5 स्टार रेटिंग दी और 700 रुपए आपके अकाउंट में वापस आ गए और आपको वो सामान 70% या 80% डिस्काउंट पर मिल गया। ये एक बहुत बड़ा धंधा इस समय हमारे देश में चल रहा है, इसलिए आपको बताया कि बचकर रहिए। और अब आगे से जब भी आप कोई सामान खरीदें, वो छोटा सामान हो सकता है 500 रुपए का, कोई गाड़ी भी हो सकती है, टीवी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, ऑनलाइन रिव्यूज पर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल मत कीजिए। और हम भारत सरकार से भी ये कहना चाहेंगे कि उन्होंने बड़ी आसानी से ये तो कह दिया कि ये सारी ऑनलाइन कंपनियां जो हैं, इन्हें स्वेच्छा से ये बताना पड़ेगा कि कौन सा रिव्यू पैसा देकर इन्होंने खरीदा है और कौन सा रिव्यू सच्चा है। लेकिन ये उम्मीद करना बेकार होगा, क्योंकि ये सारी जो कंपनियां हैं, ये इन सारे रिव्यूज को असल में सच्चा रिव्यू कहकर ही आप सबके सामने लाती हैं। और ये कंपनियां कभी आपको नहीं बताएंगी, ना ही सरकार को बताएंगी कि ये रिव्यूज इन्होंने पैसा देकर लिए हैं, क्योंकि असल में वो सारे रिव्यूज सच्चे ही लगते हैं, क्योंकि वो सारे लोग असली लोगों ने ही पैसा लेकर वो रिव्यूज दिए हैं। और ये पता लगाना बहुत मुश्किल काम होगा कि किस व्यक्ति ने पैसा लेकर रिव्यू दिया है और किस व्यक्ति ने वाकई में सच्चे मन से, ईमानदारी से वो रिव्यू दिया है। और अब आखिर में आपको एक बहुत बड़े रहस्य के बारे में बताते हैं। आप सब ने ब्रूस ली का नाम जरूर सुना होगा, उनकी फिल्में आपने देखी होंगी। ब्रूस ली एक एक्टर होने के साथ साथ एक फाइटर भी थे और उन्हें मार्शल आर्ट्स को उन्होंने पूरी दुनिया में एक नई पहचान दिलाई थी। मार्शल आर्ट्स को उन्होंने बहुत लोकप्रिय बनाया था। लेकिन आज से 49 वर्ष पहले 20 जुलाई 1973 को उनकी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में अचानक मृत्यु हो गई। और लोगों के मन में तब से हमेशा यह सवाल रहता है कि आखिर ब्रूस ली जैसा फाइटर जो इतना फिट था, इतना मजबूत था, जिसे मार्शल आर्ट्स का वर्ल्ड चैंपियन माना जाता था, उसकी 32 साल की उम्र में मृत्यु कैसे हो गई? क्या उन्हें जहर दे दिया गया? क्या यह एक साजिश थी? लेकिन अब 49 साल बाद इसे लेकर एक नया खुलासा हुआ है। एक नई स्टडी में यह पता चला है कि ब्रूस ली जरूरत से ज्यादा पानी पीते थे और अपनी मौत से पहले भी वो पूरी तरह से लिक्विड डाइट पर चले गए थे, यानी खाते कुछ नहीं थे, सिर्फ लिक्विड यानी पानी पीते थे, तरल पदार्थ खाते थे। इसलिए उनकी मृत्यु इतनी कम उम्र में हो गई। यह स्टडी यूरोप के एक मेडिकल जर्नल द्वारा प्रकाशित की गई है और इसका नाम है क्लिनिकल किडनी जर्नल। असल में ब्रूस ली की जब मृत्यु हुई तब इसके लिए ब्रेन यानी मस्तिष्क से जुड़ी एक बीमारी को वजह बताया गया था और इस बीमारी का नाम है सेरेब्रल एडिमा। इस बीमारी में मरीज के दिमाग में अचानक से सूजन आ जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। 1973 में जब ब्रूस ली की मौत हुई तब यह बताया गया कि वो एक खास तरह की पेन किलर खा रहे थे जिसकी वजह से उनकी किडनी पर इसका बुरा असर पड़ा और उनके मस्तिष्क में सूजन आ गई जिसकी वजह से वो उनकी मृत्यु हुई। लेकिन अब ये नई स्टडी ये कहती है कि मस्तिष्क में सूजन का कारण जरूरत से ज्यादा पानी पीना भी हो सकता है। जब कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा पानी पीता है या पूरी तरह से खुद को लिक्विड डाइट पर ले आता है तो उस व्यक्ति को एक बीमारी हो जाती है और इस बीमारी को हाइपोनेट्रेमिया कहते हैं, जिससे बाद में सेरेब्रल एडिमा नाम की बीमारी होती है और फिर मस्तिष्क में सूजन बढ़ती चली जाती है। असल में जरूरत से ज्यादा पानी पीने से शरीर में सोडियम का स्तर कम हो जाता है और इससे दिमाग में भी एक प्रकार का असंतुलन पैदा होता है जिससे वो व्यक्ति मौत के बहुत करीब चला जाता है और शायद ब्रूस ली के साथ भी ऐसा ही हुआ हो। एक वजह यह भी बताई जा रही है कि ब्रूस ली को ड्रग्स लेने की आदत थी जिससे इंसान को प्यास बहुत लगती है और वो इसलिए भी शायद बहुत ज्यादा पानी पीते थे। 2018 में लिखी गई ब्रूस ली की आत्मकथा में भी जो लेखक है मैथ्यू पॉली, उन्होंने उनके ज्यादा पानी पीने की आदत के बारे में लिखा था और ब्रूस ली का भी एक बड़ा मशहूर कोट है। वो कहते थे, बी वाटर माय फ्रेंड। 1971 में दिए अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही थी। आज आपको उनके उस इंटरव्यू का वो अंश सुनाते हैं जिससे सुनकर आपको यह पता चलेगा कि ब्रूस ली असल में पानी को बहुत पसंद करते थे और पानी उनका एक बहुत बड़ा थीम हुआ करता था। सुनिए क्या कहते हैं पानी के बारे में। तो
ब्रूस ली कहते थे कि एक इंसान को पानी की तरह होना चाहिए। ब्रूस ली की मौत 20 जुलाई 1973 को हुई थी, जैसा हमने आपको बताया, और इससे पहले वो एक फिल्म के लिए तैयारी कर रहे थे और उस फिल्म के लिए वो लिक्विड डाइट पर थे और इस फिल्म का नाम था एंटर द ड्रैगन। ये उनकी बहुत मशहूर और सुपरहिट फिल्म है एंटर द ड्रैगन। शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने इसे देखा होगा। और उनकी मौत के सिर्फ 6 दिन बाद 26 जुलाई 1976 को यह फिल्म रिलीज हुई थी। यानी जिस फिल्म के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की, अपने आप को पूरी तरह से लिक्विड डाइट पर ले आए, उसके रिलीज होने से 6 दिन पहले ही उनकी खुद की मृत्यु हो गई। और इस फिल्म को देखने के बाद तब पूरी दुनिया में ब्रूस ली के फैंस रोने लगे थे। कहने का मतलब यह है कि ब्रूस ली ने इस फिल्म के लिए लिक्विड डाइट पर रहने का जो फैसला किया, वही फैसला उनकी मृत्यु का कारण बन गया। हालांकि ये अंतिम सत्य भी नहीं है। ब्रूस ली की मौत को लेकर इससे पहले भी कई दावे किए जा चुके हैं, बहुत सारी स्टडीज हो चुकी हैं। जब कोई बड़ा आदमी मरता है तो उसकी मौत की बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, बहुत सारी स्टडीज होती हैं। जैसे एक दावे में यह कहा जाता है कि ब्रूस ली की मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि उनकी हत्या की गई थी और इसके पीछे चीन का माफिया था जो ब्रूस ली से पैसा मांग रहा था और ये जो हत्या है ये पैसे के लिए की गई थी। दूसरी थ्योरी कहती है कि शादीशुदा होते हुए भी ब्रूस ली का किसी और के साथ कोई अफेयर चल रहा था और इसी वजह से उनकी पत्नी ने ही उन्हें जहर खिला दिया था। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ब्रूस ली को ड्रग्स की आदत थी और ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से उनकी मौत हो गई। जैसा हमने आपको कहा, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनकी मौत के पीछे भी, उनके हर कदम के पीछे लोग बहुत तरह की थ्योरीज बनाकर चलते हैं। और ब्रूस ली जैसा व्यक्ति अगर अचानक से मर जाए तो उसके पीछे तो जाहिर है बहुत सारे दावे किए जाएंगे, बहुत सारे अध्ययन होंगे, बहुत सारी बातें, जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। ब्रूस ली ने सिर्फ 32 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था, लेकिन आज भी उनके चाहने वालों की तादाद दुनिया भर में करोड़ों में है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने मार्शल आर्ट्स की तकनीक किसी से सीखी नहीं थी, बल्कि हांगकांग की गलियों में इसे वो देखते देखते बड़े हुए थे और इसी को उन्होंने अपनी आत्मा बना लिया और फिर ब्रूस ली को हमेशा मार्शल आर्ट्स की वजह से ही जाना गया। इसके अलावा उन्होंने बहुत ही कम उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू किया। उन्होंने हांगकांग के अलावा हॉलीवुड की भी कई फिल्मों में काम किया और ब्रूस ली का असली नाम असल में ली जून फेन था। ब्रूस ली नाम उन्हें फिल्मी दुनिया ने दिया और फिल्मों में वो चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर बड़े मशहूर हो गए थे, लेकिन साथ ही मार्शल आर्ट से उनका प्यार बढ़ता चला गया। लेकिन फिल्मों और मार्शल आर्ट्स में बड़ा नाम कमाने वाले ब्रूस ली की जिंदगी बहुत छोटी थी और वो महज 32 साल में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। आज हमने उनके बहुत सारी पुरानी तस्वीरें आपके लिए निकाली हैं। मौत के करीब 50 वर्षों के बाद भी आज भी लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। आज भी जो फिल्मों की हमने आपके लिए जो कुछ अंश निकाले हैं, आज भी दुनिया भर में लोग उनकी इन फिल्मों को आज भी देखते हैं। और हमने आपके लिए आज जो उनका अंतिम संस्कार हो रहा था, उस समय क्या हुआ था, वो भी दुर्लभ तस्वीरें आज हमने आपके लिए निकाली हैं। ये वो सारी तस्वीरें हैं जब ब्रूस ली की मृत्यु हुई थी, आज से 49 साल पहले, और उनके चाहने वाले कैसे श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे, कैसे उन्हें देख देख कर रो रहे थे। और अब आज का इतिहास। वर्ष 1864 में आज ही के दिन मेडिकल की प्रैक्टिस करने वाली भारत की पहली महिला डॉक्टर रुखमाबाई राउत का जन्म हुआ था। रुखमाबाई की शादी महज 11 वर्ष की उम्र में हो गई थी, लेकिन वो मेडिकल की पढ़ाई करना चाहती थी और लंबे संघर्ष के बाद वो लंदन के स्कूल ऑफ मेडिसिन में पढ़ाई करने के लिए गई। उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था और महिलाओं को उनके मूल अधिकारों से वंचित रखा जाता था। मरीजों का इलाज करने के साथ साथ उन्होंने समाज सेवा की और महिलाओं के अधिकारों के पक्ष में आवाज उठाई। जानी मानी कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी वर्ष 1995 में आज ही के दिन रिलीज हुई थी। टॉय स्टोरी पहली ऐसी फीचर फिल्म थी जिसमें एनिमेशन के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया था और इस फिल्म का निर्देशन पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज ने किया था। टॉय स्टोरी को स्पेशल अचीवमेंट ऑस्कर अवार्ड भी उस जमाने में मिला था। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और एक बार संत कबीर ने कहा था, वृक्षों को भले ही सैकड़ों घड़े पानी से सींचा जाए, लेकिन फल
ऋतु आने पर ही लगेंगे। इसलिए धीरज रखिए, सब कुछ समय और अपनी गति के हिसाब से ही होता है। नमस्कार।